दोस्तों, भू राजनीति के मैदान में भूमध्य सागर इस वक्त एक ऐसे उबाल पर है जो दशकों में कभी नहीं देखा गया। जो जंग पहले सिर्फ भारत और टर्की के बीच सीमित थी, वो अब एक खतरनाक त्रिपक्षीय मोर्चा बन चुकी है। इसने न सिर्फ इस क्षेत्र को बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक तरफ अहंकार से भरा टर्की जो भूमध्य सागर को अपनी विरासत की जागीर मानता है, तो दूसरी तरफ भारत जिसने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों की स्वतंत्रता का झंडा बुलंद करते हुए साफ कह दिया कि ये किसी का व्यक्तिगत हक नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार का एक साझा रास्ता है और इस पर सभी राष्ट्रों का बराबर अधिकार है। लेकिन इस द्विपक्षीय संघर्ष में अब तीसरी और सबसे बड़ी ताकत की एंट्री ने पूरे खेल का रुख पलट दिया है और ये कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन नेटो है। जी हां, जिस नेटो को अजेय माना जाता है उसने भूमध्य सागर के इस गर्म होते माहौल में कदम रख दिया है और ये खबर सोशल मीडिया से लेकर पूरे वर्ल्ड के हर न्यूज़ चैनल तक धमाका मचा रही है। कल तक जो मामला सिर्फ भूमध्य सागर के तटों तक सीमित था, अब वह पूरी तरह से एक वैश्विक संकट का रूप ले चुका है। दरअसल टर्की ने कुछ घंटे पहले ही नेटो के समर्थन में मदद मांगी थी। अंकारा ने अपने सहयोगी देशों को जोर जोर से कहा कि जल्द से जल्द सेना भेजी जाए, क्योंकि भारत की उपस्थिति ने भूमध्य सागर में टर्की के हितों को सीधा खतरे में डाल दिया है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हिंदुस्तान रियल वॉइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, बात सिंपल है। टर्की नेटो का मेंबर है और अलायंस का एक ही फंडा है। अगर किसी एक मेंबर पर अटैक होता है तो उससे पूरे गठबंधन पर अटैक माना जाता है। इस वजह से अगर टर्की का इशू एस्केलेट होता तो पूरी दुनिया का ध्यान भूमध्य सागर पर आ जाता, और अब वही हुआ। जो कुछ दिन पहले शांत लगता था, वो समुंदर अब खुद एक जंग का मैदान बन चुका है। चारों तरफ वॉरशिप्स नजर आ रहे हैं। भारत की तरफ से आईएनएस विक्रमादित्य जैसे बड़े कैरियर, आईएनएस त्रिकंड और करीब 5 अन्य जहाज, और दूसरी तरफ टर्की के 22 वॉरशिप्स पहले से ही गश्त लगा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आया जब नेटो ने एंट्री की और इसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये खबर अब सीधा व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है। अमेरिका भी इस पूरे मामले की गहराई जांच रहा है। कैसे और क्यों भूमध्य सागर में हालात इतने बिगड़ गए? टर्की ने क्या किया जो भारत के साथ आमने सामने ला दिया? इस पूरे मामले ने अब ग्लोबल पॉलिसी का रूप ले लिया है। जो चीज भारत बचने की कोशिश कर रहा था, अब उसे वो ही करना पड़ रहा है, क्योंकि टलने का रास्ता अब नजर नहीं आ रहा। भूमध्य सागर अब एक नया अखाड़ा बन चुका है और पूरे वर्ल्ड की नजर यहीं टिक गई है। दोस्तों, पूरी बात क्या है, कौन सी अपडेट सबसे ताजा है और कैसे नेटो की एंट्री ने टर्की का खेल ही उलट दिया, ये समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल भारत अकेला पूरे भूमध्य सागर में मोर्चा संभाल कर खड़ा है। हालत ये थी कि टर्की इतने दबाव में आ गया था कि उसने नेटो से मदद मांग ली। सोचा था कि अलायंस आ जाएगा तो सब कुछ उसके हिसाब से हो जाएगा। लेकिन जब नेटो का रोल एस्केलेट होने लगा, सबको डर था कि ये मामला एक अंतर्राष्ट्रीय जंग बन सकता है। टर्की की चाल ये थी, नेटो का सहारा लेकर भारत को समुद्र में अकेला गिरा देंगे, क्योंकि नेटो मेंबर पर अटैक को पूरे अलायंस पर हमला माना जाता है। पर ट्विस्ट ये आया कि टर्की की जो चाल चलाक थी वो फेल हो गई। नेटो ने टर्की का साथ देने की जगह स्थिति को अलग नजरिए से देखा और पूरा खेल भारत के पक्ष में पलट गया। इस जियोपॉलिटिकल टर्न से टर्की को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। उसकी सारी प्लानिंग अब फेल हो चुकी है। हाल ये है कि अब नेटो ने उल्टी चाल चलकर तुर्की को ही खराब हाल में छोड़ दिया है। नेटो के मेंबर देशों ने तुर्की को जो जवाब दिया वो सुनना जरूरी है। सीधा तौर पर नेटो ने बोल दिया, जब पूरी बात को देखा जाए तो भारत की कोई दोषसाजी नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि भारत ने ना मेडिटेरियन में ना किसी डिस्प्यूटेड जोन में कोई ऐसी मिलिट्री हरकत की जो किसी पर डायरेक्ट अटैक का जस्टिफिकेशन हो। नेटो ने स्पष्ट कहा कि भारत ने इंटरनेशनल सी लेन्स के हिसाब से ही अपना रुख रखा, तुर्की का रास्ता ब्लॉक नहीं किया गया और ना ही कोई डायरेक्ट मिलिट्री असॉल्ट हुआ। इसलिए नेटो के लिए यहां लार्ज स्केल मिलिट्री एंट्री जस्टिफाई नहीं होगी। सीधा मतलब भारत का टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक तुर्की पर ही भारी पड़ा। पहले भारत ने तुर्की के वॉरफेयर यूनिट्स के कम्युनिकेशन चैनल्स को डिसरप्ट किया, फिर उनके ड्रोन सिस्टम्स को जैम किया। तुर्की के यूएवीज आसमान में लटक गए जैसे कटी हुई डोर वाली पतंग। तुर्की के नेवल ऑफिसर्स एक दूसरे को देखते रह गए कि सिस्टम क्यों चल नहीं रहा है। काफ़ी चीज़ें तुर्की के कंट्रोल से बाहर हो गई थीं। फिर भी नेटो ने खुद अनाउंस कर दिया कि तुर्की की जो प्लानिंग थी उस पर पूरा पानी फेर दिया गया और भारत पर कोई ऐसा एक्शन नहीं जो नेटो को इंटरवीन करने लायक बनाते। दोस्तों सोचिए, भूमध्य सागर में भारतीय वॉरशिप्स बस अपना रूट फॉलो कर रहे थे।
पर रास्ता कौन रोक रहा था? कौन था जो भारत को धमकी दे रहा था? कौन था जिसने कहा अपने शिप्स वापस ले लो वरना हम उनको तबाह कर देंगे? तुर्की ने पहले ही ऐसे धमकियां दी थीं। फिर भी भारत ने सीधा एस्केलेशन ना करते हुए लंबी सोच से काम लिया। उसने तुर्की के सिस्टम्स को पैरालिसिस तक पहुंचाया और सप्लाई लाइंस को काट दिया। ये कोई फुल स्केल वॉर का सबूत नहीं, बल्कि एक कंट्रोल्ड टैक्टिकल मूव था। असली ट्विस्ट तब आया जब नाटो ने तुर्की से सख्त सवाल पूछे कि भारत ने क्या किया, क्या वैसा सबूत है जिसे हमला जस्टिफाई हो? ब्रिटेन ने बोला अगर प्रूफ है तो दिखाइए। अमेरिका ने कहा पहले तुर्की ने प्रोवोक किया, भारत ने रिएक्ट किया। जर्मनी ने न्यूट्रल रहने की बात कही। फ्रांस ने हल्का सा हंस के कह दिया इंडिया को प्रोवोक करोगे तो यही नतीजा होगा। अब सोचिए जब तुम्हारे अपने एलाइज तुम्हें समझाने लगें तो हाल क्या होगी? इसी वजह से तुर्की को अब पीठ झुकानी पड़ रही है, क्योंकि उसके खिलाफ जो एलिगेशंस थे अब उसके अपने पार्टनर्स भी सवाल कर रहे हैं। हाल ये है कि टर्की ने छुप छुप के बैक चैनल से भारत को मैसेज भेजा, हम युद्ध नहीं चाहते, बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों अब वो पुराना शांत भारत नहीं रहा जो सिर्फ सहालियां लेता था। भारत ने साफ कर दिया बातचीत तभी होगी जब हम कहेंगे, टर्म्स हमारी, शर्तें हमारी। और अब जब नाटो इस मामले में आ चुका है तो फैसले लेने की प्रोसेस में उसकी प्रेजेंस अनअवॉइडेबल हो गई है। पर नाटो ने खुद भी साफ बता दिया है वो ना टर्की को ब्लाइंड सपोर्ट देगा, ना ही भारत के खिलाफ सीधा खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि भारत ने इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन नहीं किया बल्कि उसका पालन किया। सच ये है कि जो समुद्री ट्रेड रूट्स होते हैं उन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, चाहे मेडिटेरेनियन हो, रेड सी हो, इंडियन ओशन हो या आर्कटिक हो, ये शेयर्ड वाटरवेज हैं, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। अगर कोई देश इन क्रिटिकल रूट्स को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करे तो वो इंटरनेशनल रूल्स तोड़ रहा होता है, और यही हुआ था टर्की के केस में। इसलिए भारत को अपने हकों को डिफेंड करने का पूरा अधिकार था। इसी अधिकार के तहत भारत ने कदम उठाए। इसीलिए नाटो ने भी कहा कि यहां पर भारत पर किसी तरह का जस्टिफिकेशन नहीं दिख रहा जिससे अलायंस को इंटरवीन करना चाहिए। दोस्तों असल बात यह है कि टर्की अपना एक नेवल बेस भूमध्य सागर में सेटअप कर रहा था, और वो बेस उसकी 240 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल लिमिट से काफी बाहर था। और जब कोई फैसिलिटी किसी कंट्री के एक्सक्लूसिव जोन से बाहर बनाई जाती है तो दूसरे देशों के लिए इंटरफेरेंस और राइट ऑफ पैसेज का सवाल खड़ा हो जाता है। मतलब भारत के लिए सख्त एक्शन लेना बिल्कुल जायज था, क्योंकि यहां भारत के रास्ते में रोक टोक हो रही थी। अगर याद हो तो जब आईएनएस त्रिकांड एडवांस कर रहा था, टर्की ने उसको वार्निंग भेजी थी, और वही वार्निंग आज टर्की के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बन गई है। जहां तक नेटो का सवाल है, लोग सोच रहे थे कि अगर अलायंस टर्की का साथ दे तो ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल स्केल पर चला जाएगा। लेकिन गेम का ट्विस्ट ये हुआ कि पूरे नेटो ने अपना पल्ला टर्की की जगह सिचुएशन के हिसाब से जांचने का फैसला किया, और इसने टर्की के लिए एक बड़ा धोखा बन गया। सच्चाई ये है कि टर्की को धोखा नहीं बल्कि उसके अपने एक्शंस का नतीजा मिला है। सोचिए, टर्की को लगा था कि नेटो की बैकिंग लेकर वो टर्की को उल्टा फेरा देगा, और जब आपके हिसाब से लगभग 32 देशों का वेट आपके साइड पर हो, जिसमें अमेरिका भी शामिल हो, तो गेम खत्म हो सकता था और भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन भारत ने सिर्फ प्लानिंग नहीं दिखाई, उसने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी से ऐसे कदम उठाए जो सबको चौंका देने वाले थे। क्या किया गया? टर्की के क्रिटिकल सिस्टम्स को इफेक्टिवली ब्लॉक कर दिया गया। जो ड्रोन्स टर्की पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा था, उनके पूरे कंट्रोल सिस्टम्स को भारत ने क्रैश कर दिया। टर्की की सप्लाई चेन को कट कर दिया गया, और यह सब कुछ इस तरह हुआ कि इंटरनेशनल लॉ का कोई उल्लंघन भी नजर ना आए। इसलिए अब नतीजा यह है कि पूरा नेटो ब्लॉक टर्की को वैसे सपोर्ट नहीं दे रहा जैसे टर्की सोच रहा था, और अब टर्की नया राग गाने लगा है, पर यह राग उसकी खुद की प्लानिंग का नतीजा है। इस खबर के आते ही टर्की पूरी तरह से घबरा उठा है। टर्की को लग रहा है कि नेटो ने उसके साथ धोखा किया है। उसने अब डिक्लेयर कर दिया है कि वो नेटो से अपनी मेंबरशिप वापस लेने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से नेटो ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। और अब इस मामले को लेकर टर्की यूनाइटेड नेशंस जैसे संगठन में भी कदम रख चुका है, जहां से टर्की से जो संभव है वो करने की पूरी कोशिश कर रहा है। टर्की एक ऐसा देश है जो मौका मिलते ही भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और अब एक बात तो साफ हो गई है, टर्की ने यूनाइटेड नेशंस में भी भारत के खिलाफ प्रचार और लॉबी शुरू कर दिया है। टर्की ने 18 देशों का एक अलायंस बनाया है,
जिसमें लगभग सभी मुस्लिम देश टर्की के साथ हैं और वही टर्की की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, टर्की का कहना है कि भारत को कभी परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। उसके हिसाब से अगर भारत को परमानेंट सीट मिल गई तो ये गल्फ और मुस्लिम कंट्रीज के लिए एक बड़ी खतरा बन जाएगा। टर्की ये मानता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र मुस्लिम नेशंस के लिए बहुत कठोर हो सकता है। खैर, भारत के पॉलिसीज बिल्कुल अलग हैं, लेकिन टर्की को समझाना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। दूसरी तरफ वो गल्फ रीजन वाले देश सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान जो पहले से ही टर्की के साथ पूरी तरह खड़े नहीं थे, अब टर्की को थोड़ा थोड़ा छोड़ते नजर आ रहे हैं। इन देशों का मैसेज सीधा है, अगर टर्की चाहे तो अपना अलग रास्ता चुन सकता है, लेकिन हम इस जंग में उसका साथ नहीं देंगे। यानी टर्की का भारत से टकराव अगर पर्सनल डिसीजन हो भी, तो इन देशों का कहना है कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ इजराइल पब्लिकली खड़ा दिख रहा है। उस तरफ रशिया ने भी वार्निंग जैसी बात कही है। कहा जा रहा है कि अगर टर्की से कोई बड़ा कदम उठा तो रशिया अपनी नेवल प्रेजेंस भूमध्य सागर में बढ़ा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी आ रहा है कि पावरफुल रशियन एसेट्स जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स और वॉरशिप्स को वहां भेजने की तैयारी चल रही है, लेकिन ये सब अभी रिपोर्ट्स तक ही सीमित हैं। फिर भी अगर रशिया और इजराइल दोनों किसी तरह से एक्टिवली इंटरवीन करते हैं तो टर्की की हालत और भी खराब हो सकती है, क्योंकि भारत ने पहले ही अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई हैं और टर्की को अकेला ही काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर इन एडिशनल प्लेयर्स की एंट्री हो गई तो गेम टर्की के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अभी अपने एक्शंस को थोड़ा कम कर देना चाहिए, या फिर जो कदम अभी लिए जा रहे हैं वो सही हैं और भी सख्त एक्शन लेना चाहिए? और हाँ, जब यूएन जैसे फोरम्स में भी टर्की को खास सपोर्ट नहीं मिल रहा तो उसकी पोजीशन और कमजोर हो गई है। टर्की की कोशिशें 18 देशों का ब्लॉक बनाने की ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाई हैं। सऊदी, यूएई और मिस्र जैसे कुछ इंपॉर्टेंट गल्फ पार्टनर्स ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज भारत के साथ खतरे में नहीं डालेंगे और चाहते हैं कि ये विवाद दो पक्षीय ही रहे। रूस और इजराइल से मिली खुली चेतावनी ने टर्की के राष्ट्रपति को एक ऐसे मोर्चे पर खड़ा कर दिया है जहां उनके पास भारत से सीधी बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सैनिक मोर्चे पर हानि और कूटनैतिक प्रेशर ने अंकारा को झुकने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन टर्की की घरेलू राजनीति में इस आत्मसमर्पण को स्वीकार करना एक बड़ा झटका होगा। इसका मतलब यह है कि ये संकट फिलहाल पूरा खत्म नहीं हुआ, बस एक अस्थायी विराम मिला है और आने वाले दिनों में देखना होगा कि टर्की अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए क्या नए कदम उठाता है, जबकि भारत ने अपनी समुद्री शक्ति और कूटनीतिक धैर्य से ये साफ कर दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर किसी की भी दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की और भी डिटेल्ड और नॉलेजेबल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।